जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, और वो सभी सभ्यता है वो 5 या 10 मिनट में मैं आपको सारी सभ्यता याद करा दूंगा। और आज सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त के बारे में। आज है उन शहीदों का दिन है, जिसी शहीदों की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं सभी शहीदों को हमारी ओर से नमन, हमारे पूरी फैमिली की ओर से नमन। और उन्हीं शहीदों के बारे में कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और वतन पर मर मिटने वालों का यही नाम रह जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यह सभ्यता कहाँ पर पनपी। तो यह सभ्यता पनपी थी कांतली नदी। कहाँ पर? कांतली नदी, नीम का थाना सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर, कांतली नदी, नीम का थाना सिक्कर में यह सभ्यता पनपी थी। और इसी सभ्यता से आपको अब याद रखना है कि इसकी खोज है वो किसने की थी। इसकी खोज है वो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और इसका उत्खनन है वो 1978 में 6 साल बाद में वापस रतन चंद्र अग्रवाल आते हैं और साथ में अपने लेकर आते हैं विजय कुमार को। इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था, लेकिन जो इसकी जो खोज है वो केवल किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, और विजय कुमार ने साथ मिलकर इसका उत्खनन किया था। तो गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी, नीम का थाना सिक्कर, यह बात आपको पता होनी चाहिए। और सबसे पहले इसकी खोज है वो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल, 1978 में इसका जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। तो दोस्तों, अब इसी सभ्यता के कुछ उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। क्योंकि यह जो सभ्यता पनपी थी उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में तांबा हमको देखने को मिला है। और यहाँ पर इसी तांबे को ध्यान में रखते हुए इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखने हैं, जब रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार इसकी खुदाई करते हैं तब यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? यहाँ पर पत्थर के मकान मिलते हैं, यहाँ पर पत्थर के पुल मिलते हैं, यहाँ पर पत्थर के पुल मिलते हैं, और दोहरी पेचदार पिने मिलती हैं। दोहरी पेचदार क्या मिलती है? दोहरी पेचदार पिने मिलती है। और इन सभी के साथ में एक और यहाँ पर मिलता है, मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर मिला है। किसका मिला है? तांबा सबसे यहाँ पर भारी मात्रा में मिला है, तो तांबे का ही मछली का कांटा होगा। और इसी मछली के कांटे से आपको मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर क्यों मिला है, अगर इसके बारे में थोड़ा सोचे तो यहाँ पर इसलिए मछली पकड़ने का कांटा इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो मांसाहारी थे, मछली खाते थे। यहाँ के लोग हैं वो सब के सब क्या थे? मांसाहारी थे। इसलिए यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। मछली को पकड़ते थे और उसको खाते थे। और दोस्तों, इसके बारे में पेपर में अक्सर पूछे जाती है कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ पर मिला है। गणेश्वर सभ्यता, पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता। ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो कांतली नदी, नीम का थाना सिक्कर में। और इसकी खोज 1972 रतन चंद्र अग्रवाल, 1978 उत्खनन विजय कुमार। तो दोस्तों, ये सभी बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रंग महल सभ्यता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रंग महल सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं।
यही रंग महल सभ्यता है वो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये रंग महल सभ्यता है वो हमें कहाँ पर मिली है। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी थी? एक तो कालीबंगा सभ्यता पनपी थी, तो एक रंग महल सभ्यता पनपी थी। तो ये कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। और बात करें आगे, सबसे पहले आपको रंग महल सभ्यता कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़। और उसके बाद में बात करते हैं रंग महल सभ्यता की। इसका क्या किया जाता है? सीधा उत्खनन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हनारिड के द्वारा। एक व्यक्ति होता है जो स्वीडन से चलकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो स्वीडन से चलकर यहाँ पर आता है और एक सभ्यता की खोज करता है, रंग महल सभ्यता की खोज करता है। ये जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर देखता है कि उसको सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर आता है और यहाँ पर उसको कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के पंचमारक सिक्के मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं हनारिड को? तो कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के पंचमारक सिक्के मिलते हैं। 105 तांबे के सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 105 तांबे के सिक्के मिलते हैं। और इसके साथ में आपको याद रखना है कि यहाँ पर है वो भगवान श्री कृष्ण के अंकन वाले सिक्के, तांबे के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? तो रंग महल सभ्यता में मिले हैं। यहाँ पर सिक्के मिले हैं, जिन सिक्कों पर है वो भगवान श्री कृष्ण का अंकन है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। और इसी में आपको याद रखना है कि यहाँ पर और क्या मिले हैं। गै से आप याद रख लेना, गुरु और शिष्य की मूर्ति मिली है। गुरु और शिष्य की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। और यहाँ पर क्या मिली है? और यहाँ पर गंधार शैली की मूर्तियाँ मिली है। गै से आपको 2 बातें याद हो जाएगी, गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, गंधार शैली की मूर्तियाँ मिली है। और यहाँ पर सिक्कों के बारे में 3 बातें आपको याद रखनी है। कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के पंचमारक सिक्के, 105 तांबे के सिक्के, और उन्हीं सिक्कों पर कुछ सिक्कों पर है वो भगवान श्री कृष्ण का अंकन है। तो इसी से पता चलता है कि ये सिक्के है वो वासुदेव के समय के माने जाते हैं, ऐसा हमको यहाँ पर सुनने को मिला है। तो दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर एक है वो बच्चों के खेलने की पहिएदार गाड़ी मिली है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आप याद रख लेना कि बच्चों के खेलने की पहिएदार गाड़ी है वो कहाँ पर मिली है। तो रंग महल सभ्यता में सबसे पहले एक व्यक्ति आता है स्वीडन से चलकर 1952 में हनारिड आता है। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर खुदाई करता है। तो खुदाई के दौरान उसको है जो कनिष्क फर्स्ट और थर्ड के पंचमारक सिक्के मिलते हैं, 105 तांबे के सिक्के मिलते हैं। उसी के साथ में वो कुछ सिक्कों पर भगवान श्री कृष्ण का अंकन मिलता है, बच्चों के खेलने की पहिएदार गाड़ी मिलती है, यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्तियाँ मिलती है। और उसी के साथ में गंधार शैली की भी मूर्तियाँ यहाँ पर है वो हनारिड को देखने को मिलती है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आगे चर्चा और करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सभ्यता पर। मैं इस चैनल पर आपको सिर्फ वही जानकारी दूंगा जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। मैं आपका टाइम है वो बिल्कुल भी खराब नहीं करूँगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 2 और सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सोंथी सभ्यता कौन सी है? सोंथी सभ्यता। एक बात करेंगे हम सोंथी सभ्यता के बाद में एक बात करेंगे पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी बात करेंगे? तो पीलीबंगा सभ्यता। सबसे पहले आपको ये याद रखना है सोंथी सभ्यता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये सभ्यता है बीकानेर में। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है हनुमानगढ़ में। यह सोंथी सभ्यता की खोज है वो कब होती है? तो 1953 में होती है। और इसी सोंथी सभ्यता को एक घोष नाम का व्यक्ति आता है। इसी एक घोष ने यह कह दिया कि कालीबंगा से तो पहले इस सभ्यता को खोजा गया था, इस सभ्यता को देखा गया था। कालीबंगा से पहले सोंथी सभ्यता को देखा जाता है। ये बात एक घोष कहता है। तो एक घोष यही कहता है कि सोंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम, जिस कालीबंगा को आज हम हनुमानगढ़ में देखते हैं, उसी कालीबंगा
को यहाँ पर सोंती सभ्यता, उसी कालीबंगा का प्रतिबिंब है वो सोंती सभ्यता में देखने को मिलता है। और इसी सोंती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा था। किसने कहा था? एक घोष ने कहा था। और पीलीबंगा हनुमानगढ़ जो सभ्यता है, इस सभ्यता में आपको इतना याद रखना है, पी से आपको याद रखना है पिंपल का वृक्ष। क्या याद रखना है? पिंपल का वृक्ष। ये क्या है दोस्तों? पिंपल का वृक्ष। इसी पिंपल के वृक्ष के नीचे क्या बना हुआ है? बाबा रामदेव जी का मंदिर। ये पूछ ले कि पिंपल वृक्ष के प्रमाण है वो कहाँ पर मिले हैं, तो पीलीबंगा सभ्यता। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर मिला है? तो इसी पिंपल वृक्ष के नीचे मिलता है बाबा रामदेव जी का मंदिर। कहाँ पर? पीलीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी। आज हमने वो गणेश्वर सभ्यता, रंग महल सभ्यता और उसके बाद में सोंती सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं को आपको याद कराने की बहुत कोशिश की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।